अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने 26 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया था कि 9 मई का वाक़या अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसका एक मकसद और मनसूबाबंदी थी जो कई महीनों से चल रही थी। इसके मास्टर माइंड्स वही हैं जिन्होंने फौज के खिलाफ बयानिया बनाया। मिलिट्री लीडरशिप और अफवाज पाकिस्तान 9 मई के जिम्मेदारों से मुकम्मल आगाह हैं। उन्होंने ये ऐलान भी किया कि सहूलतकारों को किसी भी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। DGISPR का इशारा चेयरमैन PTI और उनके साथियों की तरफ ही था, जिसका इजहार खुद चेयरमैन PTI ने सोशल मीडिया पर खिताब में भी किया। ताहम अब तक की इत्तलात के मुताबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत फौजी अदालत में मुकदमा चलाने या न चलाने के हवाले से ताहाल कोई फैसला नहीं हुआ। बाखबर ज़राए के मुताबिक अगरचे कुछ विफाकी वज़रा का मौक़िफ़ ये है कि 9 मई के हमलों के मुबैना मास्टरमाइंड होने के हवाले से चेयरमैन PTI मिलिट्री ट्रायल के लिए मौजू केस है, लेकिन इस सिलसिले में अब तक कोई फैसला नहीं किया गया। सिविल और मिलिट्री हुक्काम के दरमियान एक उमूमी इत्तफाक है कि चेयरमैन PTI ही 9 मई के हमलों के मुबैना मास्टरमाइंड थे। सिविलियन फ़रीक़ैन बशमूल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कुछ विफाकी वज़रा कई मरतबा कह चुके हैं कि चेयरमैन PTI 9 मई के वाक़यात के अहम मनसूबा साज थे। तहम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने अब तक चेयरमैन PTI समेत किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी तरफ से आने वाले बिलवास्ता इशारों से इस बात का इंदिया मिलता है जो सिविलियन हुक्काम खुलकर कहते रहे हैं। इस वाक़े में मुलव्विस गिरफ्तार शुदगान के बयानात की रोशनी में चेयरमैन PTI के खिलाफ 9 मई के हमलों के सिलसिले में पर्चे काटे जा रहे हैं। कम अज़ कम 6 FIRs में उनको नामजद किया गया है। उनका नाम मजीद FIRs में भी शामिल किया जा सकता है। विफाकी हुकूमत की जानिब से हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को फराहम की गई मालूमात के मुताबिक 9 मई वाक़यात में मुलव्विस गिरफ्तार किए गए कुल 102 शहरी आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के लिए फौजी हुक्काम के पास हैं। आर्मी एक्ट के तहत इन तमाम लोगों को फौज के सुपुर्द किया गया है। अगर चेयरमैन PTI के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने का फैसला हुआ तो उन्हें भी फौज के हवाले किया जाएगा। चेयरमैन PTI खुद भी ये दावा कर रहे हैं कि उनके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा। एक हालिया इंटरव्यू में चेयरमैन PTI ने यह दावा भी किया कि वो किसी वकील की मदद के बगैर भी फौजी ट्रायल का सामना करने को तैयार हैं। इन हालात में सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन से ऐसे अवामिल हैं जो चेयरमैन PTI के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल की राह में हायल हैं। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और इसार राना। पैनल के लिए सवाल। चेयरमैन PTI 9 मई हमलों के मुबैना मास्टरमाइंड, विफाकी हुकूमत का वाज़ेह और फौज का बिलवास्ता इशारा। क्या सिविल हुकूमत किसी साबिक वज़ीर आज़म के मिलिट्री ट्रायल की नज़ीर बनने से खौफज़दा है? इसी पर गुफ्तगू करेंगे कि आखिर क्या वजह है इसके पीछे, क्योंकि हमारा एक माजी भी है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मामला भी रहा है, एक मुस्तकबिल भी होता है जिसमें फ़ैसले माजी की बुनियाद पर होते हैं। शहजाद चौधरी साहब, आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है जो अब तक इस पर गौर व खौज जारी है, वजाहत नहीं, या फिर हमारी जो सिविलियन हुकूमत है वो समझती है किसी साबिक वज़ीर आज़म के लिए ऐसी नज़ीर नहीं बननी चाहिए? कि एक तो जब आप तोशा खाना का जो केस है उसके ऊपर नैब ऑर्डिनेंस लेके आते हैं और तोशा खाना को नैब ऑर्डिनेंस के नीचे रेलिवेंट बना देते हैं और फिर एक सेशन कोर्ट उसको एडमिट भी कर लेता है तोशा खाना के केस को, जो अभी तक नहीं हुआ था, तो इसका मतलब है कि आपके हाथ में जो एविडेंस था 9 मई के हिसाब से वो या कमज़ोर था या वो इनएडमिसिबल था। दूसरा एक और चीज़ याद रखें, और ये मैं फ़ौज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जब उनकी फांसी हुई और वो कत्ल गिना गया और अब उनको शहादत के रुतबे पे हैं, तो ये ऐसा बोझ है जो कि फ़ौज कब से 1979 से कैरी कर रही है और अभी तक उसको धो नहीं पाई। उसकी वजह क्या थी? वादा माफ गुआ थे। वादा माफ गुआ ने कहा जी के जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ही ऑर्डर दिया था। अब एग्जीक्यूशन जो करने वाले थे वो कौन थे? वादा माफ गुआ की जो ट्रायल हुआ उसकी अपनी हिस्से वादा माफ गुआ की, यानी उसकी क्रेडिबिलिटी क्या थी, और उस जैसे शख्स को जब आप वादा माफ गुआ बनाते हैं और फिर लेके आते हैं और फिर एक प्लानर के लेवल के ऊपर आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगाते हैं, तो वो एक बोझ बन जाता है जिसको कि हम सब आज शहादत कहते हैं, हम कत्ल या फांसी नहीं कहते। तो ये इस किस्म का बोझ लेके कोई भी माशरा, कोई भी रियासत, कोई भी कौम या कोई इदारा
आगे बढ़ नहीं सकता। तो इसलिए ये वो चीज़ है जो माने आ रही है, और एविडेंस ऐसा नहीं है जो कि एस्टैब्लिश कर पाए आपको डायरेक्टली। हाँ, वो कहते हैं कि हमारे पास सामने जाहिर है कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में साबित करना इस वक्त सबसे मुश्किल काम है। दूसरी बात, आपका जो सवाल कि इस वक्त हिचकिचा क्यों रही है फौज का, तो मैंने बता दिया। फौज तो बिल्कुल, क्योंकि फौज का और अवाम का ताल्लुक जो है वो इस तरीके से है कि इखलाकी पहलू फौज का बहुत लाजिम होता है। इखलाकी ताल्लुक अवाम के साथ बहुत, और अवाम की जो स्ट्रेंथ सपोर्ट होती है वो फौज की सपोर्ट बनती है, चाहे वो मुल्क से बाहर लड़े या सरहदों पे लड़े या मुल्क के अंदर लड़े। तो कहने का मतलब ये हुआ, उसके अंदर जब दरार आ जाती है उसमें सवालात उड़ जाते हैं। आज हमारे हर चैनल के ऊपर ये बात होती है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ नाहक ज्यादती हुई और उनको ये जो फांसी हुई, तो ये किसने कराई? जाहिर है जो फौज के दौर में हुआ, तो फौज अपने अंदर ये फर्क क्रिएट करती है परसेप्शंस के अंदर कि भाई ये तो मामला खराब होता जा रहा है। जहां तक हमारी आज की हुकूमत है, सियासी हुकूमत है, वो क्यों नहीं कर पा रही? जाहिर है कि जिनसे करवाना चाह रहे हैं वो तैयार नहीं है। और दूसरा, ये अपने बुग़्ज़ में ये महसूस करना, एहसास नहीं कर रहे कि एक ऐसी नज़ीर कायम कर रहे हैं जिसमें कि कोई भी वज़ीर आज़म, पिछला हो, आज का हो, कल के आने वाले का हो, जिसको कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई किया जा सकता है। तो कुछ अपनी सियासी साख का भी ख्याल होना चाहिए। इस वक्त इतना बुग़्ज़ मत रखें कि अपने रास्ते मसदूद कर दें, अपने रास्ते बंद कर दें, अपनी सियासत को बिल्कुल ख़त्म करके रख दें, क्योंकि कल को कोई और उठेगा। याद रखिए, फौज का सिर्फ 3 साल का एक टेन्योर है चीफ का, उसके बाद कोई नया चीफ आ जाएगा, कोई नया वज़ीर आज़म 2 साल बाद आ जाएगा। उस सूरत में फिर क्या मिजाज निकलेगा? तो इसलिए कोई चीज़ पायदार नहीं होती जब इन मामलात में ले। पायदार आपका आइन और कानून है। कानून के तहत आपको करना है, आप लेके जाएं अदालतों में, उस बंदे को मौका दें दिफा करने का, तो वो अपना दिफा कर पाएगा और आपके फैसलों की साख रहेगी। तो इस वक्त साख का ताल्लुक है, एविडेंस एक्ट का मसला है, और उस एविडेंस की इनएडमिसिबिलिटी का है, जिसकी बुनियाद पे वादा माफ गवाह बनाए जा रहे हैं। और वादा माफ गवाह बनाने के बाद अगर इस किस्म का काम होता है तो अमूमन शहादत के रुतबे पर रखा जाता है। ये चीज़ है जिनको खौफजदा कर रही है। खौफजदा कई फैसलों की साख कह रहे हैं बहुत अहम है, और शहजाद साहब क्लियर कर रहे हैं कि फौजी एस्टैब्लिशमेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मामले को रखें तो बराह रास्त किसी सियासी रहनुमा के मिलिट्री ट्रायल से इज्तिनाब करेगी। हसन निसार साहब, सिविल हुकूमत खौफजदा तो है, सोच कर या फूंक कर इस मामले को, खुद से भी कहते हैं कि हम तो अरेस्ट नहीं चाहते, लेकिन 9 मई एक ऐसा मामला है आपके ख्याल में मिलिट्री ट्रायल नहीं तो क्या चेयरमैन PTI का इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में फिर मुकदमा चलाने का ऑप्शन है जिस पर गौर हो रहा होगा, या फिर ये रास्ता नजर आएगा आगे बढ़ने के लिए? देखें, पहली बात तो ये है कि शहजाद साहब ने जो कहा उसमें ऐड करना मेरे बस में नहीं है, एंड आई विल बी वेस्टिंग एवरीबडीज़ टाइम। आखिरी एक बात मैं उसमें ऐड करूंगा कि पॉलिटिशियन जो है हमारा वो बदनीयत है, बदजात है, लेकिन उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत ज़बरदस्त होती है। ये जानते हैं कि कल इनमें से भी किसी की बारी आ सकती है। तो एक बहुत खौफनाक किस्म का प्रेशर और खौफ इनके अंदर मौजूद है। बाकी जो शहजाद साहब ने कहा मैं नहीं उसमें ऐड कर सकता। ठीक है। अब सार साहब, 1999 तक नवाज शरीफ खुद भुट्टो की सजाए मौत को जायज़ और कानूनी करार देते रहे हैं। अप्रैल 2000 जब अदालत ने नवाज शरीफ को हाईजैकिंग केस में उम्र कैद की सज़ा सुनाई, उसके बाद से नून लीग जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मौत को अदालती कत्ल करार देने लगी। ऐसी नज़ीरों से बचने के लिए जो मौजूदा हुकूमत है, एक इत्तेहादी हुकूमत भी है, मिलकर बहुत से अहम फैसले ले रहे हैं। ये इत्तेहादी हुकूमत समझती है कि साबिक वज़ीर आज़म या चेयरमैन PTI का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। ये एक मामला ऐसा है जिस पे बहुत गौर व खौज और एक हिचकिचाहट है। आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का जिक्र किया अपने ओपनिंग रिमार्क्स में। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी किसी मिलिट्री कोर्ट ने नहीं की थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी जो हुई थी वो उनका केस सिविल कोर्ट में नहीं चला, सेशन कोर्ट में नहीं चला, डायरेक्ट हाई कोर्ट में चला, और वहाँ से उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में गई। दोनों जगह से उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया, और जितने नॉन पंजाबी जजेस थे उन्होंने उनके हक़ में फ़ैसला किया, और जो पंजाबी जजेस थे वो ज़ाहिर है उन्होंने उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला किया। अब दिल तो मेरा भी कर रहा है, जैसे हसन निसार साहब ने जो अल्फाज किए, बदजात जर्नैल का दौर था और बदजात जजेस थे, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता जजेस को और जर्नैलों को बदजात, क्योंकि मुनासिब अल्फाज नहीं है ये मेरे लिए। मैं समझता हूँ मुझे नहीं कहने चाहिए।
तो लेकिन ये जजेस जो हमारी जुडिशरी है ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल जो है उनके हाथों पर है। उनमें इतना तपड़ या इतनी उनमें हिम्मत होनी चाहिए थी कि वो उस वक्त का, ये देखिए ये आम लोग नहीं थे, ये बेचारे गरीब सहाफ़ी नहीं थे जो कोड़े खा के उस वक्त भुट्टो के ज़ियाउल हक़ के दौर में और फिर भी अपना काम करते रहे। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे। मैं बार बार ये बात कहता रहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जज के फ़ैसले के बाद सिर्फ पाकिस्तान में अल्लाह ताला फ़ैसला तब्दील कर सकता और कोई नहीं कर सकता। लेकिन इन सुप्रीम कोर्ट के जजेस में अरे अदलिया के ये किरदार पे, साख पे कैसी कालक मिली गई है जो शायद सारी उम्र ना उतर सके अगर ये उतारने की कोशिश ना करें। तो फ़र्क पहला तो ये है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में और मौजूदा दौर में। अब अगर मौजूदा सियासी हुकूमत, जमहूरी हुकूमत या हाइब्रिड निज़ाम हुकूमत जो इस वक्त है, और जिसको इमरान खान साहब ने भी अब कह दिया कि हाइब्रिड निज़ाम जो है वो नहीं चल सकता, लेकिन यहाँ अभी भी चलाया जा रहा है। अगर ये भी रिलक्टेंट है पीटीआई चेयरमैन का केस मिलिट्री कोर्ट में चलाने पे, तो दिल तो मेरा ये करता है कि कारमा तो यही है कि खान साहब को वही दवाई दी जाए जो वो दूसरों को दे रहे थे अपने दौरे हुकूमत में। लेकिन असूल पे अगर हम चलें तो असूल की बात यह है कि एक हाइब्रिड हुकूमत को भी किसी साबिक वज़ीर-ए-आज़म पे मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा नहीं चलाना चाहिए। और अदालतें हैं, सज़ाए दहशतगर्दी की जो अदालत है, ये जितनी चाहे सज़ा सुना दे। जिसका मैंने एग्जांपल दी है कि अगर ज़ियाउल हक़ इतने बड़े बड़े जुगादरी जजेस को इस्तेमाल कर सकता है अपने कामों के लिए, तो अब भी आप जो मुरवजा अदालती निज़ाम है उसके ज़रिए अगर इमरान खान फंसते हैं तो फंसाएं, लेकिन अगर वो नज़ीर कायम हो गई तो फिर मेरा ख्याल है कि ये आइंदा आने वाले वज़ीर-ए-आज़म के लिए एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा जिसमें से शायद ना निकला जा सके। इसार साहब, जो गुफ्तगू यहाँ सब कर रहे हैं, क्या एक बेहतर नज़ीर बनाने की कोशिश की जा रही है या सिर्फ यहाँ भी सियासतदान अपने फ्यूचर को या अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जब मैं अपने सवाल में ये पूछ रही हूँ कि चेयरमैन पीटीआई 9 मई हमलों के मुबैना मास्टरमाइंड वफाकी हुकूमत का वाज़ेह और फ़ौज का बिलवास्ता इशारा, इसके ऊपर बहुत गुफ्तगू, बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और बहुत से इरादे जाहिर किए गए पिछले दिनों में। इसके बाद जब अगला हिस्सा है, सिविल हुकूमत किसी साबिक वज़ीर आज़म के मिलिट्री ट्रायल की नज़ीर बनने से खौफजदा, 102 लोग ट्रायल हो रहे हैं, तो क्या निज़ाम एक ही तरह सबको ट्रीट कर रहा है और करेगा? देखिए, बात यह है कि अगर हम भुट्टो साहब का केस लेना तो उसकी जो सिचुएशन है थोड़ी सी ज़रा उसमें नज़र डालें तो भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ तमाम जमातें एक प्लेटफार्म पे थी, भुट्टो साहब एक प्लेटफार्म पे थे। उसके बाद जो हुआ, भुट्टो साहब को फांसी हो गई, शहीद का दर्जा पा लिया। यहाँ से अब मुस्लिम लीग नून का और नवाज शरीफ साहब का एक दौर शुरू होता है जिसमें उन्होंने ज़ियाउल हक़ को ऑन किया और भुट्टो को गद्दार और मुल्क तोड़ने का वजह करार दी। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो पे भी इस तरह के इल्ज़ाम लगाए उन्होंने। उसके बाद उनका और डिक्टेटरशिप का आपस में एक अच्छा रिलेशनशिप हमेशा रहा। मिसाल के तौर पे बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ उसामा बिन लादेन से पैसे लेके तहरीक अदम पेश कर दी, काला कोट पहन के यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ पेश हो गए अदालत में। अब ये 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो उनका पीछा नहीं छोड़ती। नहीं, लेकिन वो अच्छा ताल्लुक़ ख़त्म भी हुआ ना, जिसने सीख दी। देखें, उसकी बात करें, साइकिल चलाते हुए ठंडी हवा में बड़ा मजा आता है, गिर पड़े तो हम कहेंगे साइकिल खराब है, तो वो अलग बात है। तो वही बात होगी जो भी हालिया नज़ीर भी है, पिछले 5 साल की भी साइकिल चल रही थी, हवा ठंडी थी, गिर पड़ी तो हवाएं गर्म हो गई। मैं ये कह रहा हूँ कि एक बुरी नज़ीर के जवाब में हम दूसरी बुरी नज़ीर नहीं दे सकते। सीखते नहीं है ना, उस बुरी नज़ीर से हालिया नज़ीर तक आपका जो सवाल है ना, उसमें असल सवाल यही है कि क्या सियासतदानों ने सीखा या नहीं सीखा, या सीखने पे तैयार नहीं। सवाल ये नहीं है, मैंने कहा अगर ये सीख के मुताबिक चल रहे हैं जो ऊपर के तीनों पैनलिस्ट ने बात की है, क्या अगर अपनी सीखा है इन्होंने, तो ये जो आज अगर ये हिचकिचाहट है या गुरेज है, ये सिर्फ अपने मफाद के लिए, उसी एलीट के अपने मफाद के लिए कि कोई ऐसा प्रेसिडेंट ना सेट हो जाए जो कल को हमारे गले में डले। देखें, अब मैं आपको एक बात बताऊं, अभी तक फौज मुसलसल मुबैना मास्टरमाइंड का लफ्ज इस्तेमाल कर रही है। उसने कहीं कैटेगोरिकली कासिम के अब्बू का नाम नहीं लिया। ये उनकी एक बतौर इदारा
एक जिसे कहते हैं ना तहम्मुल और पेशबंदी जो है, जवाब दिया ऊपर। जी मैं अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन सियासतदान जो है ना, मिसाल के तौर पे अभी तारड़ साहब ने कहा कि पीटीआई जो है वो इसराइल से फंडेड है। अब जब आप इस सतह पे चले जाते हैं और दूसरी सियासी जमात को गद्दार साबित करने पे तुल जाते हैं और फिर हम सारा केस डाल देते हैं एस्टेब्लिशमेंट के खाते में कि जी एस्टेब्लिशमेंट ने ऐसे किया। भुट्टो के खिलाफ भी तमाम सियासी जमातों ने अंदर खाते एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता किया था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो नज़ीरे हैं ये किसी भी जमहूरी मुल्क के लिए कोई अच्छी मिसालें नहीं हैं। आज तक हम भुट्टो साहब की शहादत के ऊपर जो है ना उस लकीर को पीट रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी ने कुछ किया है तो उसका ओपन ट्रायल हो ताकि अवाम को भी पता चले। ये जो अवाम में एक बात बन गई ना, मिसाल के तौर पे कल शहबाज शरीफ साहब के बेटे की रिहा किया गया मनी लॉन्ड्रिंग में, 7 शहजाद अकबर और एफआईए के बाकी अफसरों के ऊपर कार्रवाई का भी हुक्म दे दिया गया। तो वो ऐसा लगता है कि जैसे सारी काया पलट गई है। फिर सीख नहीं है ना, बात तो यही ऐसी काया पिछले सालों में पलटी थी। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि वो किसी वकील की मदद के बगैर फौजी ट्रायल का सामना करने को तैयार हैं। क्या इस तरह का कोई ट्रायल चेयरमैन पीटीआई के हाथ में मजलूमियत का कार्ड दे देगा या सबब बनेगा? वो ये जो ट्रायल कर रहे हैं ये भी तो मजलूमियत के कार्ड खेल रहे हैं ना। वो जो बार बार ये कहते हैं कि मैं मिलिट्री ट्रायल में मुझे ले जाएंगे, मुझे फौजी अदालत, तो वो अवाम को इंटैक्ट रख रहे हैं अपने साथ हमदर्दी के लिए कि देखें मेरे साथ क्या हो रहा है। भुट्टो के साथ भी ऐसे ही हुआ था। वो एक खास अंदाज में, एक बारीक अंदाज में एक मीडिया गेम खेल रहे हैं और वो एक चीज को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, लेकिन उस इस्टेब्लिश करने को ठप्पा जो है ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत लगा रही है, जो मुसलसल इस तरह के इन्वायरमेंट और सिचुएशन बना रही है कि जिससे ऐसे लगे कि शायद इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई जंग है। मैं जो समझता हूं कि ये जो 5th जनरेशन वार है उसका ये बड़ा भयानक हिस्सा होता है। हम दानिस्ता या नादानिस्ता उसका हिस्सा बनते हैं, हमें इससे इज्तनाब करना चाहिए। शहजाद साहब आप इस पे कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि देखिए 9 मई की असल जो इम्पोर्टेंस है सियासी नुक्ता नज़र से क्या है। पीडीएम को 9 मई को वो मौका मिला कि उसने इमरान खान को या उस अपने इमरान खान या चेयरमैन पीटीआई के अपने अमल से उन्होंने उसको ऐसा नैरेटिव दिया कि वो फौज के खिलाफ खड़ा करवा दिया। अब वो एविडेंस जो कि बन गई थी या जो जमा हो गई थी या जो सामने आ गई थी क्लिप्स की शक्ल में, उसकी सेहत जो है वो क्या किसी आम कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, जो पाकिस्तान का कोर्ट ऑफ लॉ है, जो जिसके अंदर ज़ाहिर है हमारी चाहे वो टेररिज्म कोर्ट्स हैं या बाकी आम अदालतें हैं, क्या उसमें वो उसको इंक्लूड किया जा सकता है या नहीं, ये एक अभी ज़ेर बहस मामला है। लेकिन उनको यूँ लगा कि यही एविडेंस मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर आसानी से एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, इसलिए उन्होंने वो जो मामला था खान साहब का उसको मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ उसको धक्का दिया। मिलिट्री कोर्ट्स ने ये रियलाइज करते हुए कि अगर हम इस किस्म का काम करेंगे और यही चीज़ कल हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगी, जो कि तरीका है हमारे कानून के मुताबिक, और उसको टर्न ओवर कर दिया जाएगा, तो मिलिट्री कोर्ट्स और मिलिट्री जो कि अलहदा नहीं है, आज आम के जो परसेप्शन हैं उसके अंदर मिलिट्री कोर्ट और मिलिट्री एक ही चीज़ है। तो ये फर्क भी नहीं कर सकती मिलिट्री के, हमने तो नहीं किया, ये तो हमारी कोर्ट्स ने किया, उन्हीं के कोर्ट्स हैं, उन्हीं को तसव्वुर किया जाएगा। उसी तरीके से जिस तरीके से जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मामले को मिलिट्री का काम तसव्वुर किया गया, चाहे जुडिशरी ने किया। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको कि मिलिट्री को बहुत सोच समझ के देख के चलना पड़ता है, और वो एविडेंस जो कि इनएडमिसिबल नहीं है सिविल अदालतों में, उसको ज़बरदस्ती मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर एडमिसिबल बनाने की कोशिश की जाती है। ये आज की हुकूमत बुग़्ज़ के अंदर ये काम कर रही है, ये रियलाइज नहीं कर रही, लॉन्ग टर्म साख नहीं देख रही, लॉन्ग टर्म माशरे की तश्कील क्यों नहीं देख रही, और उस वजह से उसमें धंसती चली जा रही है उस बुग़्ज़ के हिसाब से कि हम सियासत को और माशरे को कितनी मुश्किलात में फंसा रहे हैं। ठीक है जी, गुफ्तगू यहाँ कंक्लूड हुई कि इदारों को अपनी साख को देखकर मामलात को आगे बढ़ाना होगा, और कहीं ना कहीं जो वक्त के हुक्मरान हैं वो भी देख रहे हैं कि कोई ऐसी नज़ीर ना बना दे कहीं जो आने वाले वक्त में खुद उनके लिए तकलीफ दे बन जाए। कानून के तहत फैसलों की साख जो है वो साबित होनी चाहिए। ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू करेंगे ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव को लेकर कि आया आने वाले दिनों में ये इनिशिएटिव कोई बड़ी तब्दीली ला सकता है तो उसके लिए प्लान क्या है। इस ब्रेक के बाद स्ट्रेट टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर मुनक़िदा क़ौमी सेमिनार से खिताब में वज़ीर आज़म ने दावा किया है कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव 1960 के बाद मुल्क के लिए दूसरा बड़ा सब्ज़ इनक़लाब साबित होगा। इसके तहत आइंदा 4-5 साल में 40 से 50 अरब डॉलर की मुतवक्के सरमायाकारी के साथ साथ करीबन
40 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का क़याम दुरुस्त सिमत में एक कदम है, लेकिन इसका दायरा कार गैर मुल्की माली मदद से चलने वाले ज़रई मंसूबों तक महदूद रहने का इम्कान है। ऐसे इक़दाम से सरमायाकारी करने वाले ममालिक के लिए पैदावार बरामद की जाएगी। शहबाज शरीफ 60 की दहाई के जिस सब्ज़ इनकलाब का जिक्र कर रहे हैं, उसको देखा जाए तो 60 की दहाई के वस्त में नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाकर और ज़्यादा पैदावार देने वाली ज़रई अक़साम के बीजों, कीमियाई खादों और आपाशी के बरवक्त इस्तेमाल से ग़ज़ाई अजनास की पैदावार में 3 गुना इजाफा मुमकिन बनाया गया था। उस वक्त पाकिस्तान ने जनूबी एशिया के तमाम ममालिक को पीछे छोड़ दिया था। गंदम की पैदावार 79% इजाफे के बाद 3.7 मिलियन मैट्रिक टन से 6.8 मिलियन मैट्रिक टन तक पहुंच गई थी। उस तब्दीली ने पाकिस्तान को गंदम के दरामद कुनिंदा से खालिस बनामद कुनिंदा में तब्दील कर दिया था। आज हमारी पैदावार औसत पैदावारी सलाहियत से भी कम है। ज़ेरे काश्त रकबा कम हो रहा है, आबादी और पैदावार का फ़र्क बढ़ रहा है और ज़राअत से मुताल्लिक़ा दरामदात $10 बिलियन की सतह को छू रही हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक पाकिस्तान में 37% अफराद ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है और इनमें से 5वां हिस्सा खुराक के शदीद बहरान का सामना कर रहा है। आबो हवा के असरात, मट्टी का कटाव, ज़मीन के मसाइल, फसलों की कम पैदावार, ये सब के सब पाकिस्तान के ज़रई शोबे को नुकसान पहुँचा रहे हैं। 2050 तक पाकिस्तान की आबादी 36 करोड़ तक पहुँचने का इम्कान है, जिससे ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में खुश्क साली, सैलाब, बारिशों की गैर यकीनी से खुराक की फराहमी के निज़ाम पर पहले से ही काफ़ी दबाव बढ़ने का इम्कान है। हुकूमत को फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए गैर काश्तशुदा सरकारी ज़मीन के इस्तेमाल की हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है। बंजर ज़मीनों को काबिल काश्त बनाने के लिए उनमें सरमायाकारी करने के अलावा इसे वसी हाउसिंग स्कीमों के ज़रिए ज़रई ज़मीनों पर कब्ज़े को भी रोकना चाहिए। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और काबिल बरामद ज़रई सरप्लस बनाने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। ज़राअत पाकिस्तान के GDP में 23% हिस्सा डालती है और लेबर फोर्स के करीबन 37.4% को रोजगार फराहम करती है। ये एक बड़ा नंबर है। क्या यह हक़ाइक़ साबित करने के लिए काफ़ी नहीं कि माशी शोबे में हुकूमत की तरजीह क्या होनी चाहिए? इसी पर गुफ्तगू करेंगे कि क्या आज तरजीह ठीक हो गई, क्या आज मंसूबा मौजूद है? सवाल आप सबके लिए। 60 की दहाई जैसा सरसब्ज इनकलाब लाने का दावा क्या ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव इनकलाब बर्पा कर पाएगा? हसन निसार साहब, हमारे साथ के मुल्क माजी में ज़रई नहीं रहे तो सनती बन गए। हम आज जहां खड़े हैं, क्या हम अब ज़रई बन जाएंगे? हम क्योंकि कुछ भी ना बन सके, ना ज़रई ना सनती, मगर जो अब जिस इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं, क्या उसके लिए प्लान, प्रायोरिटीज़ हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि आप ये इन्होंने जितनी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है ये आउटडेटेड है। पूरी दुनिया में कहीं एग्रीकल्चर नहीं इस्तेमाल होता, एग्री बिजनेस और इस तरह की टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। एग्रीकल्चर का लफ्ज़ मतरूक हो चुका है, पहली बात। इससे पहले ज़रूरी बात है कि टेक्निकली अबसार साहब ठीक फरमा रहे थे हमेशा की तरह, लेकिन हमारी तारीख़ की गलीज़ तरीन हकीकत यह है कि ज़िया-उल हक अपने ज़माने में ख़ुद ही मिलिट्री कोर्ट था। आगे चलते हैं। ये जो हुकूमत ने ये जो शोशा छोड़ा है, इसमें इनकलाब वाली बात कोई नहीं है, कत्तन नहीं। आपके पड़ोस में ये सारा कुछ कब से प्रैक्टिस हो रहा है, तो कहाँ का इनकलाब? ये लफ्ज़ों को अब्यूज़ करते हैं ये लोग, ये दिहाड़ी लगाने की कोशिश करते हैं, ट्राइंग टू अट्रैक्ट एंड टेम द वोटर। ये ईस्ट पंजाब में ये सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, पढ़ी लिखी सारी दुनिया में ये नॉर्मल प्रैक्टिस है और अब से नहीं है, बहुत देर से है। अच्छा, मॉडर्न क्या है एग्रीकल्चर में? मेरा इससे एक्सपोजर रहा है ज़िंदगी में। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इसराइल में लाखों एकड़ पे मुश्तमिल फसल के हर पौधे को उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उतने ही कतरे पानी के मिलते हैं जितने उसको रिक्वायर्ड होते हैं। ये तो है इनकलाब। बाकी जो आपने गिनवाया है, ऑल दिस इज रबिश। ये हर जगह यही प्रैक्टिस हो रहा है। एक लफ्ज़ आपने बोला था आबादी का, ये बुनियादी चीज़ें हैं, तालीम और पॉपुलेशन और प्राइमरी स्कूल क्वालिटी, उसके बाद फिर आगे वोकेशनल ट्रेनिंग, आगे बस छोड़ो, MA पॉलिटिकल साइंस, MA अरबी, MA फ़ारसी, उसको गोली मारो। अच्छा, बाकी ये जो मैंने इसराइल की मिसाल दी है, ये तो को मॉडर्न है। ये जो बात कर रहे हैं सारी की सारी, ये तो झक अक्रॉस द बॉर्डर हो रहा है। ये कहाँ मॉडर्न हो गया? अच्छा, इनकलाब लफ्ज़ भी नहीं पता इनको, उनकी भी तमीज़ नहीं है। आगे चलो,
इस एक्सरसाइज का नतीजा अगर कोई निकला तो उतना ही होगा जितनी कंट्रीब्यूशन फौज की होगी। उसकी वजह पूछ लो, जलजला, इम्तिहानी मराकज, सैलाबें, घोस्ट स्कूल। सियासतदान तो किसी जोगे है ही नहीं, इन सारे कामों के लिए फ़ौज इस्तेमाल होती है। ये प्रोग्राम अगर फ़ौज की जितनी उसकी कंट्रीब्यूशन होगी उतनी ही उसकी सक्सेस होगी। हालांकि ये कोई तोप शोप नहीं है, अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। अदरवाइज ये दाने स्कूल होगा, पीरी टैक्सी होगी, कर्ज उतारो मुल्क सवारो होगा, सस्ती रोटी होगी, ये इस तरह का ढोंग और ड्रामा होगा। अभी कल इनके भी गवर्नर रहे हैं चौधरी सरवर, वो एक चैनल पे, अच्छा मैं ज़ाती तौर पे जानता था, ये बात मेरे लिए नई नहीं थी, लेकिन ताज़ा मुझे याद आ गई। उन्होंने कहा ये वो लोग हैं जो पीने के साफ पानी में भी दिहाड़ियाँ लगाते हैं। और चौधरी सरवर ने कल तफसीलन एक्सप्लेन किया है। इसी बात पे जिद होकर उस बंदे ने छोड़ी थी। वन, दे वांटेड टू टेक द इंटायर क्रेडिट जो चौधरी सरवर कर रहा था, दूसरे ये उसमें माल बनाने की कोशिश कर रहे थे, इनका टारगेट था। और ये ऑन टॉप ये कन्विंस कर रहे थे, देखो जस्टिफाई कर रहे थे कि ये इतना तो ठीक होता है, हमने ठेके देने होते हैं, लोगों को ऑब्लाइज करना होता है वगैरह वगैरह। आखिरी बात सुने वो गौर से, इस मुल्क के साथ आपने पख लगाई है इस्लामी की। इस्लाम में ज़मीन माले गनीमत नहीं, माले फै है, तारीख है ये। हज़रत उमर के ज़माने में जब एक्सपेंशन हुई तो साहबा के ग्रोह ने कहा कि ज़मीनें तकसीम करो, फटा पड़ गया था। हज़रत उमर पे इतना प्रेशर पड़ा कि ही अप्रोच हज़रत अली, फिर दोनों बुजुर्गों ने खड़े होकर कहा कि नो, ये माले गनीमत नहीं है, माले फै है। यहां 22% ज़मीन 1% लोगों के पास है, उसका करो कुछ अगर तुम जेन्युइन इनकलाब लाना चाहते हो, वरना एक टोपी ड्रामा है और बढ़ती आबादी खा जाएगी सारा कुछ। ठीक, बोगस है। अगर कोई माड़ा बोटा निकला कोई इसमें से चूजा, तो वो फौज की एफर्ट होगी। ये ठीक, बढ़ती आबादी यकीनन सबसे बड़ा फोकस होना और तरजीह चाहिए। अफसर साहब, सैलाब और मौसमियाती तब्दीली एक ऐसा मामला बन गया है जहाँ सबसे ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए, मगर फिलहाल हमें अपनी हुकूमतें बेबस दिखती हैं। जागीरदारी निज़ाम का खात्मा, छोटे किसानों के मसाइल, आसान कर्जे, बीज डैमों की तामीर में गफलत, क्या ये तमाम मामला बहुत मुश्किल हैं हुकूमत के लिए संभालना, वो कोई भी हुकूमत हो, या जानते बूझते हुकूमतें गुज़िश्ता कुछ अरसे में ज़रई जो साइड है, जो शोबा है, जहाँ मैं बता रही हूँ कि कितना ज़्यादा वहाँ पर लोग जॉब्स हासिल करते हैं या उनका रोज़गार है, जानबूझकर नज़रअंदाज करते हैं, तो फिर कैसा ये इनकलाब होगा? क्या वाकई कोई तब्दीली आ जाएगी इस इनिशिएटिव से? पहली बात तो ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए किसी भी काम की कामयाबी के लिए, और पॉलिसीज़ में तसलसल होना चाहिए, जो कि नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि मुझे दुनिया के वो ममालिक बताएं तरक्की याफ्ता जहाँ पे सरकार के पास या सरकार के किसी महकमे के पास इंडस्ट्री हो और ज़राई ज़मीनें हों और उसने तरक्की की हो। हम एक तरफ पाकिस्तान स्टील मिल चला नहीं सकते, PIA चला नहीं सकते, रेलवे चला नहीं सकते, हम हॉस्पिटल चला नहीं सकते, हम एयरपोर्ट चला नहीं सकते, हम प्राइवेटाइज़ किए जा रहे हैं। जो फैक्ट्रियाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कौमी आई थी, हम उनको प्राइवेटाइज़ करना चाह रहे हैं, जान छुड़वाना चाह रहे हैं, हमसे चल नहीं रही। दूसरी तरफ इतनी हमारे अंदर, मैं मुनाफ़क़त का लफ्ज़ फिर नहीं इस्तेमाल करूँगा, डबल स्टैंडर्ड कह लेता हूँ, कि आप एक सरकारी महकमा ऐसा है जो सब कुछ कर सकता है, वो कामयाब है कि नहीं है उसका आप अंजाम जाके मोटरवे पे देख लें। ये जो लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे है, इस पे आप सफ़र कर लें, उसकी हालत देख लें, उसकी क्वालिटी देख लें उस सड़क की, और उस पे जो रोड सेफ्टी के जो मेजर्स हैं वो पिछले 5 साल से पिछले 8 साल से उनके पास है, FWO के पास आप देख लें जाके वहाँ पे क्या हशर हुआ है। पैमरा का जब मैं चेयरमैन था तो दिल मेरा भी करता था कि मैं एक पैमरा हाउसिंग सोसाइटी बनाऊं, और या एक पैमरा का भी दिल करता था कि जाके कहीं पे कोई शुगर मिल लगा ले, यूरिया बना ले, क्योंकि हमने DTH जो की थी बिडिंग, उस पर बहुत पैसा आया था, 20-25 अरब रुपए आया था। लेकिन जो मॉडर्न महकमा ज़राअत है हमारे मुल्क का,
उसने पैमरा को ये काम भी नहीं करने दिया जो पैमरा का अपना काम था। वहां पे अपनी एक कंपनी डाली डीटीएच के लाइसेंस को विन करने के लिए। दूसरी जो 2 कंपनी जिन्होंने जीता था उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी गई, अपनी कंपनी का सिर्फ रखा, सिर्फ वाहिद कंपेटिटर मैदान में था। और फिर आज 6 साल हो गए हैं लाइसेंस जारी हुए हुए, 7 साल वो एक डीटीएच की कंपनी नहीं चला सके। लेकिन ठीक है, मैं अब इससे आगे क्या कहूँ, आपको समझ आ गई है। लेकिन जो एक बात हसन निसार साहब ने कही थी, मैं उसका वो जवाब देना चाह रहा था, वो मेरे ज़हन से बात निकल गई है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमतें जो हैं या हुकूमत के इदारे जो हैं वो कभी किसी मुल्क को चीज़ों को चला के मुल्क को तरक्की नहीं कर सकते। उनका काम सिर्फ पॉलिसीज़ बनाना या पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना होता है। मुल्क उसी ने तरक्की की है जिसके प्राइवेट सेक्टर को आपने फैसिलिटेट किया है, उनको सहूलतें प्रोवाइड किया और उनको काम करने की आज़ादी दी है। इवन चाइना जैसा मुल्क जो है जहाँ पे सिर्फ 1 पार्टी सिस्टम है, कंट्रोल्ड है, वहाँ पे आप देख लें कि उनको ओपन अप करना पड़ा तरक्की के लिए और वो कर गए तरक्की। लेकिन हमने घूम के उसी दायरे में घूमे जाना, उसी दायरे में घूमे जाना, कुछ भी नहीं होगा। देखूंगा मैं जिस दिन $50 बिलियन यहाँ पे आएगी इन्वेस्टमेंट और वो आवाम को फायदा होगा, उसका तो देखेंगे अगर जिंदा रहे तो। ठीक है, कुछ भी नहीं होगा और उतना ही होगा जितना कि इस्टेब्लिशमेंट करेगी। ये 2 पॉइंट ऑफ व्यू सामने आए हैं। शहजाद साहब, एक और अहम बात जो अबसार साहब ने की, सियासी इस्तेहकाम, पॉलिसीज का तसलसल और प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेशन। सर, माजी के ज़राई मुल्क सनती बन गए, भारत चीन जैसी बड़ी मिसालें हमारे हमसाये में मौजूद हैं। हम ना ज़रई रहे ना हम सनती बन सके, हमारे जवाल का जिम्मेदार क्या सियासी अदम इस्तेहकाम है, पॉलिसीज का तसलसल ना होना है? आयशा, इस सवाल को हमने बहुत मरतबा यहाँ पे इसका जवाब दिया है, तो मुझे अगर आप अपने बुनियादी सवाल पे रहने दें, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत ही कलीदी सवाल है जो आज आपने रखा है जो बहस के लिए। ठीक है। एक पॉइंट ऑफ कॉशन है कि पाकिस्तान में जितनी ज़राअत है वो 95% उन काश्तकारों के पास है, उनके कंट्रोल में है जो सिर्फ 5 एकड़ या उससे कम ज़मीन रखते हैं। 95% 5 एकड़ या उससे कम के मालिक हैं और वहां पर की जाती है। तो अगर हमने कोई इनकलाब लेके आना है तो उस तरफ भी ध्यान करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि जो अनयूटिलाइज्ड लैंड है उसको भी अगर काश्त के काबिल बना दिया जाए, जो कि एक बहुत मुश्किल अमल होगा, जो उसके ऊपर मैं आता हूँ उसकी वजूहात क्या है, वो भी बहुत अच्छा एक अच्छा फैसला है। लेकिन सबसे पहले यहाँ नजर कीजिए जो 95% आपकी 5 एकड़ या उससे कम वाले हैं, उनको किस तरीके से कॉर्पोरेटाइज करके, कॉर्पोरेट फार्मिंग के तरीके को लाके, जो कि मशरकी पंजाब में, इंडिया में इस वक्त बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया जा रहा है। चलिए इसको यहाँ छोड़ते हैं। अगला सवाल, 60 की दहाई में हुआ क्या था? 60 की दहाई में, 50 की दहाई में और 40 की दहाई में, 40 और 50 की दहाई में एक नहरी निज़ाम बिछाया गया पूरे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर, खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर। वो जो पानी का निज़ाम बना, उसके गिर्द फिर ज़राअत उभरी और आगे आई। क्या हुआ? 2 चीज़ें आई। एक, नए बीज, जिसको मैक्सी पाक, आपको याद होगा, पढ़ा होगा कभी किताबों में, मैक्सी पाक गंदम की एक ऐसी शक्ल थी जिसने ट्रिपल कर दी हमारी प्रोडक्शन को। वो आया, मैक्सी पाक कहते थे, मैक्सिको की वो फसल थी और पाकिस्तान के अंदर उसको एक्लेमेटाइज किया गया। दूसरा, मैसी फर्गुसन एक ट्रैक्टर हुआ करता था उस जमाने में, और ये शायद रशिया या पोलैंड से आता था, जो कि यहाँ के इश्तराक में बनता था। इन 2-3 चीज़ों ने, पानी ने और इन 2 चीज़ों ने हमारी प्रोडक्शन को, हमारी ज़राअत को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। दूसरी बात, दुनिया के तमाम ममालिक जो बाकी हैं वो ज़राअत से निकल के सनत में गए और सनत से निकल के अब टेक्नोलॉजी में चले गए। बेशक हमारा मकाम वही है कि हम आज भी ज़राअत में फंसे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि हम सनत की तरफ तो जा ही नहीं सके और सनत भी टूटी फूटी रही, इसलिए हमें दोबारा रीबिल्ड करना है यहाँ से। आज की ज़रूरियात क्या है? आज की ज़रूरियात ये है, क्लाइमेट चेंज है, उसके लिए बीज मुख्तलिफ होना चाहिए, जो फसलों के औकात हैं वो भी बदलते जा रहे हैं, पानी की फरहमी भी बदलती जा रही है। इसलिए उस मुनासबत से, उस मुश्किल हालात से, टेम्परेचर्स बहुत हाई हो गए हैं, हमें बीज दूसरे चाहिए होंगे। दूसरा, जो भी आएगा पानी मांगेगा, उसी तरीके से जिस तरह IPPs वाले आपसे बिजली पैदा करने के लिए फ्यूल मांगते थे, तो IPPs को आप फ्यूल नहीं दे पाए क्योंकि आपके यहाँ LNG नहीं आई, आपके यहाँ तेल नहीं आप इंपोर्ट कर सके, आपके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो बिजली पैदा नहीं कर सके और आपको लोड शेडिंग देखनी पड़ती है। तो इसलिए जिसको भी आप जमीन देंगे, कि सऊदी अरब हो, जो मर्जी हो, कहेगा पानी का बंदोबस्त करें क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। पानी आप कहाँ से लेके आएंगे? तो पानी जो उस वक्त एक एनेबलर था, आज डिसेबलर बन जाएगा।
ये बहुत अहम चीज़ है। दूसरी फाइनल बात करूंगा, ये तो होगी अच्छी बातें और कॉशन की, थोड़ी देखने सोचने की बातें। और एक और चीज़, हमारे यहाँ 3 साल और 5 साल का जो साइकिल है ना, ये बहुत खतरनाक साइकिल है। 3 साल और 5 साल में जो चीज़ ख्याल उभरता है ना, ये कंटिन्यू नहीं करता। और उसकी सबसे ताज़ा मिसाल, आप स्टील मिल की भी बात हुई, बहुत सारी बातें संगी, बिल्कुल ठीक है। सीपेक, जिसमें 4 हुकूमतें इन्वॉल्व थी, मुशर्रफ, जरदारी, नवाज शरीफ, इमरान खान, उसके बावजूद सीपेक कहीं का कोई रास्ता नहीं देख पा रहा, कहीं चल नहीं पा रहा। तो ये हमारे मसाइल हैं। जब तक लॉन्ग टर्म हम एंगेजमेंट नहीं करेंगे, प्लान नहीं बनाएंगे, हम ही आगे ले जाएंगे। ठीक है इसार राना साहब, क्या हम बना पाएंगे वो लॉन्ग टर्म प्लान? क्या वो इस्तेहकाम मिल पाएगा कि जो नारा लगाया जाता है पिछली हुकूमत में, लाखों अरबों की बातें, नौकरियों की बातें, ख्वाब ही रहेंगे या वाकई कोई इनकलाब बर्पा हो जाएगा? देखें, सबसे बड़ी बदकिस्मती तो ये है कि हम आज तक किसी मंसूबे के ऊपर जश्न नहीं मना सके तकमील का। हम मंसूबों के आगाज़ का जश्न मनाते हैं कि हम ये मंसूबा बनाने जा रहे हैं। आज तक कोई एक ऐसा मंसूबा नहीं हुआ जिसमें हमारे सिविल और मिलिट्री क़यादत मिल के उसे सेलिब्रेट करे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के मंसूबे 1960 के बाद, ये तकरीबन 63 साल बाद हमें होश आई है कि वो हमने तो ये वाला काम करना था। इस दौरान स्पीडी मास्टर के बड़े भैया 3 दफ़ा वज़ीर आज़म भी रह लिए, उनको भी ख्याल नहीं आया। तो मैं ये समझता हूँ कि अब शहबाज शरीफ साहब जो भी कर रहे हैं ये नज़ई बयान की तरह होता है, और नज़ई बयान में बंदा जाते जाते जो कुछ कहता है, करने की कोशिश करता है, ये उसी तरह है। बाकी रह गई बात ये कि जहाँ तक इसमें फ़ौज की इन्वॉल्वमेंट है, तो डेफिनेटली फ़ौज बतौर इदारा जहाँ तक जितना कर सकती है वो करेगी। लेकिन इस चीज़ में भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल हैं। मिसाल के तौर पे खलीजी ममालिक इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वाइस वर्सा उन्हें वो क्या लेंगे? वो अगर हमारी ज़मीन जो है वो ले रहे हैं तो अपने मकासद के लिए, तो हमें उससे क्या मिलेगा? वो तो जो फसलें बनेंगी वो उनकी हैं, तो पाकिस्तानियों को इसमें क्या मिलेगा? दूसरी चीज़ ये है कि जो गरीब किसान है बेचारा, वो तो भूखा मर रहा है, ठीक है, उसकी फसल को तो खरीदने वाला कोई नहीं, आगे से फड़िए पकड़ते हैं और उसे किसी और कीमत पे बेच देते हैं। तो बात ये कि हमें ऊपर पट्टी बांधने के बजाय, मरीज को पैनाडोल देने के बजाय, हमें असल तशखीस ये है कि जब तक आप किसान को खुशहाल नहीं करेंगे, मुल्क में ज़रा इनकलाब आना मुमकिन नहीं। उम्मीद की जा सकती है कि जो अगले 4 से 5 साल से 50 अरब डॉलर और 40 लाख लोगों के लिए रोजगार की बात की जा रही है, इस बीज को, इस ख्वाब को वो पानी और वो खाद मिल पाए कि ये हमें वो फल दे जिसकी आवाम उम्मीद करती है। चारों मेहमानों का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।